हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 3 वाले वीडियोस में। पहला मैंने क्या किया था ना, 12th क्लास का एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया था, डिटेल सिलेबस के बारे में समझा दिया था। फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है, हमने उसको शुरू किया था। पहले क्लास में हमें जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो गया वो सब के बारे में थोड़ा पढ़े थे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या था, एडिटिविटी था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। तो लास्ट क्लास में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अच्छे से समझ लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो पिछले वाले वीडियोस को जाके देख सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक दो छोटा मोटा सवाल किया था और एक ये तरह का सवाल है, क्या है ना, कैलकुलेट द चार्ज कंटेंट बाई 90 ग्राम ऑफ वाटर। चार्ज कंटेंट बाई मतलब सोच ले, तुझे किसी कंटेनर में 90 ग्राम का वाटर दिया गया है, तुझे कैलकुलेट करना है कि उसमें टोटल चार्ज कितना हो सकता है। समझ में आ रहा है। इसके लिए बेटा तेरे को थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया ये सब का होना चाहिए। अच्छा देख, चल कैसे करते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं तुझे कि यहां पे टोटल मास कितना दिया गया है, बेटा टोटल मास दिया गया है 90 ग्राम। अभी तेरे को पता है मैं यहां पे वाटर का ले रहा हूं, तेरे को एग्जाम में C2 दे सकता है, NaCl दे सकता है, KCl दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, MgCl2 दे सकता है। तेरे को तो उसी हिसाब से कंसिडर करना है और ये जो मेथड है ना, इसी मेथड के हिसाब से आगे बढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे टोटल मास कितना दिया गया है बेटा ना, दैट इज 90 ग्राम। अगर कोई बोलेगा कि एटॉमिक वेट किसका, एटॉमिक वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, बट एटॉमिक वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O ये कितना हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा ना, ऑक्सीजन में बेटा 8 8 दूनी 16, हाइड्रोजन 2 मतलब 18 ग्राम। कितना हो जाएगा एटॉमिक वेट उसका, कितना हो जाएगा ना 18 ग्राम। अगर कोई बोलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि हम जब तक एवोगैड्रोस नंबर ना लगाएं हमें टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकता। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा ना बेटा, टोटल मास बाई एटॉमिक वेट, टोटल मास बाई एटॉमिक वेट। तो टोटल मास कितना था बेटा ना 90 ग्राम था, हमारा एटॉमिक वेट कितना आ गया ना 18 ग्राम। तो बेटा हमें मिल गया कि हाँ क्या ना 90 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में, 90 ग्राम ऑफ वाटर में हमें कितना मोल ऑफ H2O मिलेगा, 5 मोल ऑफ H2O मिलेगा। समझ में आया क्या। उसी हिसाब से नाउ तुझे पता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस contain 1 mole of substance contain 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules। हो गया ना बेटा। ये क्या है बेटा 6.00022 into 10 to the power 23, ये क्या है, ये एवोगैड्रोस नंबर है। मतलब कोई एक मोल ऑफ सब्सटेंस है मानने, वो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रखेगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमें मिला कितना मोल है, हमें 5 मोल मिला है। सीधी सी बात है। नाउ 5 मोल ऑफ H2O contain 5 into 6.022 into 10 to the power number of molecules। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोल बेटा, सीधी सी बात सोच। यहां पे वो तेरे को पूछा क्या है, टोटल चार्ज निकाल। टोटल चार्ज माने क्या हो जाएगा, तेरे को टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या दिया गया है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से दिया गया है। टोटल चार्ज कंटेन इन ए बॉडी और कंटेंट बाय एनी सब्सटेंस व्हिच इज इक्वल्स टू एनी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहां पे मैं थोड़ा सा हल्का सा मोल कॉन्सेप्ट लगा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं बस। अभी 5 मोल ऑफ H2O में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एटम कंटेन, अच्छे से देख, बेटा 1 मोल ऑफ H2 एटम, सॉरी
1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एटम कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है बेटा, ये H2O है, मतलब हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 8, मिला के कितना हो जाएगा ना बेटा ना 10 इलेक्ट्रॉन। अगर एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि 5 मोल ऑफ H2O कंटेन ना कितना ना एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो जाएगा, ये इतना इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। क्या कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अभी कोई बोलेगा कि तो फिर क्वेश्चन में क्या इलेक्ट्रॉन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल चार्ज कैलकुलेट करो। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज Q हो जाएगा कितना, दैट इज इक्वल्स टू N। हमें यहां पे मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा 5, इसको अप्रोक्सीमेट 6 ले लो, इसको अप्रोक्सीमेट कितना ले लो 6 ले लो, इसको अप्रोक्सीमेट ले लो 6, हो गया ना कैलकुलेशन की वजह से। ये हो जाएगा से मतलब ये 6 5 30 10 300 मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 25 हो गया ना बेटा। ये कितना हो गया 300, ये 10 टू द पावर 25, अरे है कि नहीं यार, ये हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है कि नहीं। तो हमारा जो लगभग आंसर है वो आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। अभी कोई बोले कि तेरे को इतना ग्राम का C2 दिया गया है, क्या दिया गया है C2। अभी कार्बन का कितना है एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर 12, वेट कितना हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर 6, वेट कितना हो जाएगा 12, तो C2 का कितना हो जाएगा 24। सोच ले अगर तेरे को 48 ग्राम का C2 दिया गया है तो तेरे पास कितने मोल ऑफ सब्सटेंस हो जाएंगे 48/24, मतलब 2 मोल। बस ऐसे ही करके आंसर निकालना है। 1 मोल एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रखता है, समझ में आ रहा है ना। फिर उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, टोटल चार्ज के लिए क्या हो जाएगा ना Q इज टू N। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, हालांकि बहुत सालों से ऐसा सवाल आया नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं। आप एक काम करो, इस तरह का किसी भी प्रॉब्लम करने के लिए मेथड यही एक है, आप इसको पॉज करके थोड़ा लिख लो। चल हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमारा खत्म बेटा। अभी तक हम ना मतलब क्या ऐसे बोल तो नहीं सकते, अभी तक हम सिलेबस के थ्रू एंटर भी नहीं किए हैं। जो बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर पहले कमांड लाना पड़ेगा, फिर जाके जो कूलम्ब लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वहां पे यही सब चीजें एप्लीकेशन होना है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। देन देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कोई एक बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है ना। तो हो सकता है कुछ तरह के हैं, लेकिन बेटा मैं स्पेशली तेरे को 2 तरह का पढ़ाऊंगा। क्या है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम 2 तरह का चीज पढ़ेंगे। एक क्या है बेटा ना, एक है कंडक्शन और दूसरा है क्या ना इंडक्शन। क्या है, एक है कंडक्शन और दूसरा क्या है इंडक्शन। पहले एक एक करके पढ़ेंगे, हुआ ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा सुन, कंडक्ट माने क्या, कंडक्ट माने क्या ना, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी को जाएगा। और कंडक्शन में क्या होगा ना, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी को जाने के लिए दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो मेथड ऑफ कंडक्शन में क्या होता है ना, दोनों बॉडीज को फिजिकल कांटेक्ट में लाना पड़ता है। हम क्या बोलेंगे, इन दिस मेथड बॉडी शुड ब्रिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। और हाँ बेटा देख, सर हो जो हो, हर कोई इंसान है,
इंसान से कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती होती है। तो अगर मेरा कोई वीडियोस में कुछ भी गलती हो गया होगा, मैं डेफिनेटली उसको क्या मतलब क्या रिमार्क करके उसका मैं सॉल्यूशन लाके दूंगा, या फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ मेरे साथ यहाँ पे गलती हुआ है। तो कहीं पे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में कुछ इधर उधर हो गया तो उसके वजह से कोई जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। हो सके मतलब सोच लीजिए कि 5+3 में जगह पे मैंने लिख दिया कितना, गलती से लिख दिया 9, है ना। तो इसका मतलब तो समझ जा, चीजें सिंपल है। 5+3 8 होगा, लेकिन सर ने क्या किया है, गलती से 9 लिख दिया है। तो हो सकता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे सर भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि सर भी इंसान ही है, इंसान से गलती होता है। तो क्या है ना, वही सोच के बस क्या नेग्लेक्ट कर देना है उस चीजों को, लेकिन कॉन्सेप्ट में गलती होने से नेग्लेक्ट नहीं करना। अगर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहीं पे कुछ मतलब 15/3 को मैंने 4 लिख दिया है, वहां पे तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 15/3 क्या है, 5 है, समझ में आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट में नेग्लेक्ट नहीं करना है। बेटा कंडक्शन में क्या होता है ना, इन दिस मेथड बॉडी शुड ब्रिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। और हाँ, चार्ज कंडक्ट करने के लिए ये जो नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, कंडक्शन के हिसाब से चार्जिंग होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए ना, बोथ बॉडी शुड आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, है ना बेटा। कंडक्शन की वजह से दोनों बॉडी के बीच का चार्ज ट्रांसफर कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का क्या हो जाएगा, साइज और क्या शेप दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या, कंडक्शन के हिसाब से हम जैसे पढ़ेंगे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, क्या होगा, तो वो पॉसिबल किस में, अगर दोनों बॉडीज का शेप और साइज क्या हो, बराबर हो। चल फिर कुछ भी नहीं है, इजी इजी चीजें हैं बेटा। एग्जाम्पल देख ले, सोच ले, मेरे पास 2 आइडेंटिकल बॉडीज थे, किसी एक का चार्ज था Q और किसी एक का चार्ज कितना था बेटा, 0। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये बेटा क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। समझ में आ गया। अभी मैंने क्या किया ना, दोनों को आपस में कांटेक्ट में ले आया। बट अगर दोनों का साइज क्या है, साइज और शेप आइडेंटिकल है, तो चार्ज क्या होगा ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को क्या करने लगेगा बेटा, ट्रांसफर मारने लगेगा, ट्रांसफर मारेगा। कहां से कहां मारेगा, ऑब्वियसली नियम वही है, जिधर ज्यादा होगा उधर से ट्रांसफर मारेगा, किधर ना जिधर कम होगा। और कब तक मारेगा ना, जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। समझ में आ गया। चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा until both bodies gain सेम चार्ज। हो गया ना। चार्ज कब तक ट्रांसफर करेगा ना, जब तक दोनों बॉडीज का चार्ज क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। अभी यहां से चार्जिंग चला, कब तक चलेगा ना, जब तक बेटा इसका भी चार्ज Q/2 ना हो जाए, इसका भी चार्ज Q/2 ना हो जाए। समझ में आ गया। और यहां पे 2 बॉडीज का मतलब कांटेक्ट हो रहा है, तो तुझे क्या करना है, सीधे सीधे टोटल चार्ज को 2 में डिवाइड कर देना है। तो जितना होगा इसका जितना, उसका भी उतना। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं इसी का, और एक एग्जांपल देखते हैं ना। सोच ले यहां पे कोई एक बॉडी के पास था चार्ज Q, और यहां पे कोई एक बॉडी के पास चार्ज था Q/4, है कि नहीं बेटा। अभी अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, अभी क्या करेंगे, दोनों को अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा ना, चार्ज ट्रांसफर मारेगा, किधर से किधर को मारेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन जहां से है उधर से किधर को मारेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। अरे हाँ ना बोल यार, समझा कि नहीं समझा। अभी तू बोलेगा सर कब तक होगा ना, जब तक इसका चार्ज जितना है उसका चार्ज उतना ना हो जाए। तो अभी टोटल चार्ज कितना होगा, तो देख ले, इनका टोटल हो जाएगा बेटा 5Q/4, और हम क्या करेंगे ना, उसका आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ना, दैट इज 5Q/8। कितना हो जाएगा, 5Q/8। मतलब जब कंडक्शन इन दोनों बॉडीज को फिजिकल कांटेक्ट में लाके फिर हम एक दूसरे से दूर कर देंगे, तो फाइनली इन दोनों बॉडीज का चार्ज बेटा इसका कितना हो जाएगा, 5Q/8।
इसका भी कितना हो जाएगा 5q/8। चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक इन दोनों का चार्ज क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। चल, कंडक्शन समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको पॉज करके लिख ले, हो गया ना? अच्छे से लिख ले, नोट्स भी थोड़ा लिख लेना है, एग्जाम्पल लिखना है, और हाँ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ ही साथ एग्जाम्पल जोड़ते चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। हो गया ना? लिखो। चल, अभी देखते हैं क्या, इंडक्शन। इंडक्शन माने क्या? सिंपल है, मगर तेरे को एक ही वर्ड में फर्क समझाऊं। कंडक्शन में क्या होता था ना, दोनों बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में आते थे, तब जाके एक न्यूट्रल बॉडी क्या करता था, चार्ज गेन करता था। समझ में आ गया ना? या फिर चार्ज एक हायर कंसंट्रेशन वाले बॉडी से लोअर कंसंट्रेशन वाले बॉडी को मूव करता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब दोनों फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे, बट स्टिल एक न्यूट्रल बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। कैसे ना, हियर टू बॉडीज आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट but still a neutral body can be charged। न्यूट्रल बॉडी क्या हो सकता है बेटा ना, एक न्यूट्रल बॉडी स्टिल चार्ज हो सकता है। कैसे ना, सुन, मैं तेरे को पहले डेफिनेशन समझाता हूं, फिर उसके बाद एग्जांपल समझ लेंगे। ये इंडक्शन क्या बोल रहा है, इंडक्शन क्या बोल रहा है ना, द phenomenon in which a charged body placed near a neutral body, अगर कोई एक चार्ज बॉडी किसके पास रखा जाए, एक न्यूट्रल बॉडी के पास रखा जाए, hence the closest side will gain opposite charge, while the farthest side gain same charge। इसका मतलब समझ क्या ना, कोई एक चार्ज्ड बॉडी था, कोई एक न्यूट्रल बॉडी था। मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यूट्रल बॉडी मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज जितने हैं, नेगेटिव चार्ज भी उतने ही है। तो वो बोल रहा है कि किसी चार्ज्ड बॉडी के पास अगर, या फिर किसी एक न्यूट्रल बॉडी के पास अगर एक चार्ज्ड बॉडी को रखा जाए, तो जो फेस न्यूट्रल बॉडी का जो फेस चार्ज्ड बॉडी के पास रहेगा, तो वहां पे क्या होगा ना, ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा, और जो दूर वाले साइड में क्या होगा ना, सेम चार्ज डेवलप होगा। कैसे समझते हैं, समझते हैं कि यहां पे ना मेरा एक बॉडी था जिसका बेटा टोटल चार्ज कितना था, पॉजिटिव चार्ज था, और यहां पे एक बॉडी था जिसका चार्ज कितना था, 0। मैं क्या कर रहा हूं ना, बोल रहा हूं कि ये दोनों क्या है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, न्यूट्रल है। तो इस फेनोमेना के अकॉर्डिंग जब इसको इसके पास लाया जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट में लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पास लाने के बाद भी इसका नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन होगा क्या ना, यहां पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ है बेटा, पॉजिटिव। तो वो बोल रहा है क्या ना, जो वाला फेस इस बॉडी के ओर रहेगा वहां पे ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा, और जो वाला फेस इधर से दूर रहेगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज गेन होगा या फिर सेम चार्ज गेन होगा। अगर कोई तेरे को बोले कि मेक दैट बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड, अभी क्या करना है ना, कोई अगर तेरे को पूछ रहा है कि इस जो न्यूट्रल बॉडी पहले था ना, ये तो पहले न्यूट्रल था, अभी इंडक्शन होने के बाद भी ये न्यूट्रल ही है। क्यों? क्योंकि अगर कंडक्शन होता तो चार्ज यहां से यहां को ट्रांसफर हो जाता, लेकिन दोनों फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आए। यहां पे सिर्फ क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हुआ है। जो वाला साइड इसके पास रहा उधर ऑपोजिट चार्ज डेवलप हुआ है, जो वाला साइड इससे दूर रहा उधर सेम चार्ज डेवलप हुआ है। तो हो जाएगा क्या, ये स्टिल क्या है, न्यूट्रल है।
लेकिन तेरे को कोई बोलेगा कि इसी बॉडी को क्या कर ना, तुझे नेगेटिवली चार्ज्ड बना, तो बोलेगा कि सर ये बॉडी कुछ ऐसा था और इस वाले साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, इस वाले साइड में सर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हुआ था, मेरे को इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा ना, इस वाले साइड को ग्राउंडेड करा दूंगा और बेटा क्या करा दूंगा, अर्थ करा दूंगा। क्या करा दूंगा, अर्थ करा दूंगा। जैसे ही अर्थ करा दूंगा क्या होगा ना, ग्राउंड के नीचे से जो मिनरल्स नेगेटिव आयंस होंगे वो धीरे से ऊपर चले आएंगे, ऊपर से नीचे चले आने के बाद इस साइड को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो फिर बॉडी में बचेगा क्या बेटा, ये साइड तो न्यूट्रल हो गया, सिर्फ और सिर्फ बचा ये नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी अब क्या हो गया ना बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया। क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया। अगर तेरे को कोई बोलता कि इसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बना, क्या कर, पॉजिटिवली चार्ज्ड बना, तो तू क्या करता ना, सर इधर नेगेटिवली चार्ज्ड है, इधर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये जो नेगेटिव वाले साइड को लेके क्या कर देता, ग्राउंडेड कर देता। अभी इसको लेके ग्राउंडेड कर देता तो इधर से जो एक्सेस नेगेटिव चार्जेस है वो नीचे चला जाता, और नीचे चला जाने के बाद ये क्या हो जाता बेटा ना, न्यूट्रलाइज हो जाता। ये क्या हो जाता, न्यूट्रलाइज हो जाता। न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचता, पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनली ये बॉडी क्या हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझा कि नहीं समझा, मेथड सिंपल है। किसी भी एक, अभी सोच ले, तू बोलेगा कि सर इसका चार्ज अगर नेगेटिव होता, ऑब्वियसली इसका चार्ज नेगेटिव होता तो दूर वाले साइड में नेगेटिव डेवलप होता, इस वाले साइड में पॉजिटिव डेवलप होता। अगर कोई बोलता कि इसको लेके तू क्या कर ना, इसको लेके नेगेटिवली चार्ज बना, तो नेगेटिवली चार्ज बना, पॉजिटिव साइड को लेके क्या करता, अर्थिंग करा देता। अगर कोई बोलता पॉजिटिव चार्ज बना तो नेगेटिव साइड को लेकर अर्थिंग करा देता। ऐसे करके क्या, कंडक्शन में भी तू एक बिना जान वाले बॉडी में चार्ज या फिर जान डाल सकता है, इंडक्शन में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट मार के तो वही कर सकता है। तो ये हो गया क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुलम्स लॉ हम पढ़ने के बाद इसके रिगार्डिंग तेरे को बहुत से फॉर्मूलाज और बहुत से प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इसे समझ ले। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार थोड़ा बैक करके भी देख ले। अभी तो एक काम कर, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको एक बार पॉज करके तू लिख ले, फिर हम सिलेबस के अंदर घुसेंगे और स्टार्ट करेंगे कहां से, कुलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। अब देख, अब क्या आ जाएगा हमारा कुलम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है कहां तक ना, अगर चार्ज किसी पॉइंट के फॉर्म में है। और इसका डिमेरिट क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले लॉ को अच्छे से समझते हैं, उसका एप्लीकेशन अच्छे से समझते हैं। सुन, हमें पता है कि अगर दो चार्जेस हैं और दोनों का नेचर सेम हो या ऑपोजिट हो, अभी अगर सेम नेचर के है तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट नेचर के हो तो अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों में खींचाता नहीं, चलता ही रहता है। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, लेकिन इसके कुछ कुछ मतलब क्या डिमेरिट्स भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं वो बाद में पढ़ेंगे। पहले लॉ को अच्छे से समझ लेते हैं और उसका एप्लीकेशन भी अच्छे से समझ लेते हैं। सुन, तेरे को ऑलरेडी पता है चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम नेचर के हो गए माने रिपल्सन चला, ऑपोजिट नेचर के हो गए माने अट्रैक्शन चला। अभी एक कोई एक दूसरे को धकेल रहा है और दूसरा कोई एक को खींच रहा है, तो उनके बीच क्या काम कर रहा है बेटा, फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फोर्स। तो अगर कोई दो चार्जेस के बीच खींचातानी चल रही है, कोई किसी को रिपेल कर रहा हो या कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा हो, तो उन दोनों के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो पहले किसने बोला, कुलॉम्स ने बोला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब तू समझ जा कि अगर यहां पे तेरे पास कोई एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा कितना, Q1, और यहां पे कोई एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा कितना, Q2, और दोनों के बीच का दूरी कितना है ना, R। तो इन दोनों के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन मतलब क्या, सेम नेचर माने रिपल्शन, ऑपोजिट नेचर माने अट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ
ना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, हो गया ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी इन दोनों को अगर हम कॉम्बाइन कर लेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा ना बेटा, ना दैट इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने से फोर्स बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटता है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोपोर्शनल होके है। तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया ना, यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा ना, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहां पे होयर के को क्या बोला जाता है ना, के को बोला जाता है बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और क्या बोला जाता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बेटा ये के क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है माने इसका कुछ मतलब क्या, तुझे इसका वैल्यू रट के याद रखना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो के को क्या बोलते हैं बेटा, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो जिसका वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा ना, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बेटा, एप्सिलॉन। इस वर्ड को याद रख, इस लेटर को याद रखना है। ये क्या है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कांस्टेंट है, वैल्यू पहले से पढ़ा है, याद रखना है। समझ में आ गया? इसके अलावा कोई रास्ता, जैसे हम क्या न्यू ग्रेविटेशन में पढ़ते थे 11th में, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, तो वो तो कांस्टेंट है ना, कहीं पे भी लग जाए उसे समझना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बस वही चीज है। अभी देख यूनिट के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, के। तो के का यूनिट के लिए ये क्या हो जाएगा, के किसके बराबर हो जाएगा ना, FR स्क्वायर बाई Q1 Q2। FR स्क्वायर माने 4, F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन, R स्क्वायर माने डिस्टेंस का स्क्वायर, और Q1 Q2 माने कूलम का स्क्वायर इनवर्स। काम खत्म, काम खत्म। तो फिर कोई अगर बोले कि सुंदर से अब कूलम्स लॉ का वैल्यू बता दे, तो ये जो इक्वेशन 1 था कूलम्स लॉ, ये कितना बन जाएगा ना, किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो खींचातानी चल रहा है, जो खींचातानी चल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ना, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। और धीरे धीरे जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, मैं आपको बोल दूंगा कि क्यों हमने कांस्टेंट के लिए सिर्फ इसी को ही चूज किया। और इस कांस्टेंट में देखो बेटा आप, ये 4 है, ये पाई है, आपको पता है 4 तो छोड़ो, कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। ये साला एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, हो यार, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है ना, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू कितना है याद रखना है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। समझ में आ रहा है ना बेटा? देख यहां पे के था, के के जगह पे मैंने क्या लगा लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका यूनिट मेरे को चाहिए, इसको यहां पे ले आ, एफ को यहां पे ले आ। समझ में आ रहा है ना, 1/4 पाई कांस्टेंट है, उसका कुछ यूनिट नहीं होगा। तो ऊपर रहा क्या ना, कूलम स्क्वायर, ये आ गया नीचे न्यूटन इनवर्स, आर स्क्वायर माने मीटर स्क्वायर। काम खत्म है क्या नहीं? तो ये जो है तेरे को पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा ना, हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में जाना, वो जो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। डायरेक्शन फिर बात की बात है, उसमें आके वेक्टर घुसेगा, फिर हम उसे बाद में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए तू इतना समझ जा, इसके बाद फिर परमिटिविटी क्या है उसे भी समझना है। अभी के लिए तू समझ जा, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला गया ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कोई अगर बोले कि डायमेंशन निकाल, बेटा क्या निकाल, डायमेंशन निकाल। कोई बोलेगा कि सर डायमेंशन ऑफ के कितना होगा, दे कुछ नहीं करना, यूनिट के जगह पे वैल्यू पुट कर दे बेटा। एन क्या है, न्यूटन, माने डायमेंशन हो जाएगा m1 L1 t टू द पावर -2। बेटा मीटर स्क्वायर माने डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा कूलम टू द पावर -2, कूलम माने क्या, करंट इनटू टाइम। क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट क्या है ना बेटा, AT, Q इज इक्वल्स टू IT। तो पावर 2 -2 है मैंने A -2 T -2। तो ये मिला जुला के कितना बन जाएगा ना, K का डायमेंशन बन जाएगा M1 L3 T टू द पावर -4 A टू द पावर -2। K का डायमेंशन कितना बन जाएगा, M1 L3 T टू द पावर -4 A टू द पावर -2। अभी कोई बोलेगा कि परमिटिविटी का डायमेंशन निकाल, जैसे ही मतलब क्या यूनिट उलट गया था वैसे डायमेंशन उलट जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये कितना हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा बेटा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या है, M1 है तो यहां पे बन जाएगा M-1, L3 है तो यहां पे बन जाएगा L-3, T-4 है माने T4, A-2 है माने A2। खत्म। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड एग्जाम हो गया, कहीं कहीं सवाल आता है, आपको इसे अच्छे से याद रख के रटना है। इस वैल्यूज को क्या करना है बेटा, रटना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप एक सेकंड पॉज करके इसे लिख लो। हो गया, चीजें समझ में आ गई बेटा। तू बोलेगा कि सर ये कहां से आया, ये कैसे हुआ। बेटा लॉ क्या होता है पता है ना, लॉ मतलब क्या, मतलब उसे किसी ने मतलब बोल के गया है, उसने कुछ प्रूफ दिया है और आज तक उसको कोई रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सका है। दैट्स व्हाई हम क्या ना, ये जो बोल के गए हम आज तक उसी को मान रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये जो चीजें, ये जो बेसिक डाटा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमिटिविटी का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, उनका यूनिट कैसे निकलता है, उनका डायमेंशन कैसे निकलता है, ये आज के क्लास में हमने कवर कर लिया। हुआ। अभी इसके बाद का क्लास में इसके जो पार्ट 4 आएगा उसमें हम कहां से शुरू करेंगे ना, हम शुरू करेंगे परमिटिविटी एक्चुअली होता क्या है, परमिटिविटी होता क्या है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। बेटा अगर तुझे वीडियो समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अगर कुछ डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट कर और मेरे साथ जुड़ के रहे। जैसे ही मेरा डेली क्लास आता रहेगा, हर वीक में 2-3 क्लास में कोशिश करके छोड़ता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और आराम से पूरा, अभी मई का महीना है, आराम से हम पूरा एंड तक पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। तो मेरे साथ जुड़ के रहे और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।